नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है हमारी इंग्लिश ग्रामर की क्लास में। हम सीख रहे थे ट्रांसलेशन और ट्रांसलेशन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए आज हम सीखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या है? ये प्रेजेंट टेंस का सब पार्ट है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत आने वाले जो वाक्य हैं उनके अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं। जैसे तो इन वाक्यों से ये पता नहीं चलता है कि कार्य अभी हो रहा है या नहीं हो रहा है। अर्थात ये वाक्य कैसे हैं? ये इंडेफिनिट हैं। किस तरह से? मोहन सोता है, तो मोहन सोता है यानी हर कोई सोता है। तो अब मोहन अभी सो रहा है या नहीं सो रहा है, इसका पता नहीं चल रहा है, इसीलिए इन वाक्यों को कहते हैं इंडेफिनिट। और चूंकि इसमें अंत में है लगा हुआ है ना, तो ये वाक्य क्या हो गया? प्रेजेंट टेंस। राधा खाना खाती है यानी खाना तो सब कोई खाता है ना। तो जो काम सब करते हैं, जो डेली रूटीन में है, उसको पढ़ने से ये नहीं पता चलता है कि कार्य ये अभी हो रहा है या नहीं। ऐसे ही गाय घास चरती है, ये भी उसका क्या है? डेली रूटीन है। इसी तरह से कुत्ता भौंकता है, तो ये क्या है? ये भी उसका जो नेचर है ना, नेचुरल चीज है, प्राकृतिक चीज है। ऐसे ही सूर्य पूर्व में उगता है, तो ये क्या है? ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो इस तरह के वाक्य जब आते हैं तो ये इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान आप समझ चुके हैं। अब अभी तक आप ट्रांसलेशन जो किए हैं उनमें एक चीज तो समझ ही चुके हैं कि ट्रांसलेशन हम वाक्यों के प्रकार के आधार पर करते हैं। और वाक्यों के प्रकार सबसे पहले जो ट्रांसलेशन के लिए हम लेते हैं वो कौन सा लेते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस यानी कि सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य वो होते हैं जिन वाक्यों में न तो नहीं लिखा होता है और ना ही कोई प्रश्न किया जाता है। अफर्मेटिव सेंटेंसेस यानी सकारात्मक वाक्यों में कार्य का होना पाया जाता है। कि ट्रांसलेशन के लिए हमको जिस तरह से गणित में किसी फॉर्मूले की आवश्यकता होती है, ऐसे ही अनुवाद करते समय अनुवाद करते समय या ट्रांसलेशन करते समय फॉर्मूला यानी पैटर्न की आवश्यकता होती है। तो हम अपना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस अगर आता है तो किस तरह से अनुवाद करेंगे ये समझते हैं। और इस पैटर्न में जो शब्द लिखा है उसको भी इसके साथ समझते हैं। जैसे सबसे पहले इस पैटर्न में आप क्या करेंगे? किसी भी वाक्य को हिंदी से अंग्रेजी में बनाने के लिए सबसे पहले तो सब्जेक्ट का पता लगाएंगे। और सब्जेक्ट का पता लगाने के लिए क्या करना है? वाक्य में कौन प्रश्न करना है। जैसे मोहन खाना खाता है, तो कौन खाना खाता है? तो जवाब में निकल के क्या आएगा? मोहन खाना खाता है, यानी मोहन किसी का नाम निकल के आएगा। तो इस तरह से ये होता है सब्जेक्ट, जिसको हिंदी में कहते हैं कर्ता। सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के लिए आपको जो सबसे पहली वीडियो है ट्रांसलेशन की उसको देखना होगा। उसमें मैंने वर्ब की फॉर्म का इंट्रोडक्शन दिया है। तो यहाँ पर हम कुछ वर्ब किसी भी क्रिया का जो एग्जैक्ट मीनिंग होता है उसको कहते हैं फर्स्ट फॉर्म। यानी क्रिया का जो मीनिंग है उसको कहेंगे फर्स्ट फॉर्म। क्रिया की जो पास्ट फॉर्म होगी उसको कहेंगे सेकंड फॉर्म। और ये है क्रिया की थर्ड फॉर्म। यहाँ पर आप बस थोड़ा सा इंट्रोडक्शन समझिए, क्योंकि आपको वर्ब की जो फॉर्म है उसके लिए किसी भी ग्रामर की बुक से ये तैयार करनी होंगी, आपको याद करनी होंगी। क्योंकि फॉर्म तो बात की बात है, पहले आपको जो भी वर्ब होंगी, जो भी क्रियाएं होंगी, उनके मीनिंग तैयार करने होंगे। क्योंकि हमको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सीखना है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सबसे पहले फर्स्ट फॉर्म ही यूज होगी। तो इसलिए फर्स्ट फॉर्म जो है वो क्रिया की एग्जैक्ट फॉर्म है। इस तरह से
ये है आपकी फर्स्ट फॉर्म। ये फॉर्म अभी यूज नहीं होंगी। तो ये इनका जब क्रम आए नेक्स्ट टेंस में, तब तक आप इसको अपनी ग्रामर इंग्लिश ग्रामर की बुक से इनको तैयार करिए। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस, यानी जो क्रिया की जो एग्जैक्ट मीनिंग होगा, जो फर्स्ट फॉर्म होगी, उसमें आपको एस लगाना होगा या ईएस लगाना होगा। केवल उसके लिए कंडीशन है कि आपको क्रिया में एस या ईएस कब लगाना है। तो उसकी एक कंडीशन है, शर्त है, वो क्या है कि थर्ड पर्सन के सिंगुलर मीन्स क्या होता है, एक वचन। थर्ड पर्सन के सिंगुलर यानी एक वचन सब्जेक्ट कर्ता के साथ, यानी जब किसी सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो थर्ड पर्सन होना चाहिए, और थर्ड पर्सन में भी कैसा होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। इधर ध्यान दीजिए, आपको समझना है कि पर्सन क्या होता है। तो देखिए आई और वी, ये क्या होता है आपका फर्स्ट पर्सन। आई और वी ये फर्स्ट पर्सन होते हैं। प्रोनाउन ये सब क्या है, इधर ध्यान दीजिए, ये सब क्या है, ये प्रोनाउंस है। और प्रोनाउंस में आई और वी जो है वो फर्स्ट पर्सन होते हैं। फर्स्ट पर्सन यानी कि बोलने वाला, कहने वाला, वक्ता। और यू अकेला जो होता है, अकेला यू, वो होता है सेकंड पर्सन। अकेला यू सेकंड पर्सन होता है। आई वी ये क्या है, फर्स्ट पर्सन। यू क्या है, ये सेकंड पर्सन है। और आई और वी यू फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन, इन दोनों के साथ केवल इस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी जाएगी, फर्स्ट फॉर्म लगाई जाएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाएगी। इसमें कोई एस या ईएस नहीं लगेगा। कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट हुआ, ये सभी क्या है, ये थर्ड पर्सन है। ये सभी थर्ड पर्सन है। और थर्ड पर्सन में आपका जो जाता है प्लूरल सब्जेक्ट कोई हो वो और दे, ये तो इन दोनों के आने से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी केवल। इसमें वर्ब में एस या एस नहीं लगेगा। इसके अलावा ही, शी, इट और किसी का नाम हो, जैसे राम, श्याम, घनश्याम, सीता एक्सेट्रा, तो इन कर्ताओं के साथ यानी प्रोनाउन में इस तरह के अगर कोई कर्ता आते हैं और नाउन में कोई नेम आता है किसी का, तो उसके साथ जो वर्ब की यहाँ पर इतने, इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस जोड़ते हैं। एस या ईएस जोड़ते हैं। तो अभी तक ये आपका जो पैटर्न है वो यहाँ पर क्लियर हुआ। लेकिन इसमें भी अभी एक चीज रह गई है कि आप कहाँ पर एस जोड़ोगे और कहाँ पर ईएस जोड़ोगे। ये कुछ वर्ब हैं, तो इन वर्ब के अकॉर्डिंग हम कुछ रूल्स को समझते हैं। यानी जिन क्रियाओं के अंत में ओ वर्ड आया हो तो उनमें ईएस जोड़ देते हैं। इसी तरह से एस एच और सी एच ये लास्ट में आया हो तो उसमें भी ईएस जोड़ते हैं। इसी तरह से देखिए, जिन वर्ब में बाई से पहले व्यंजन आया, व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट आया हो, बाई से पहले
कॉन्सोनेंट आया, देखा आप देखिए इसमें आर है, मोस्टली वर्ब जो है उनमें आर हो सकता है, तो वहां पर आप इस तरह से करोगे, जैसे कि क्राई है तो सी आर आई, यानी बाई जो है वो आई में बदल जाएगा और ई एस जुड़ जाएगा। ऐसे ही ट्राई में देखिए टी आर आई ई एस, तो ई एस जोड़ने से पहले आपको बाई जो है वो आई में चेंज करना होगा। तो इसी तरह से अब देखिए ये यहाँ पर क्या है, व्यंजन है, कॉन्सोनेंट है बाई से पहले, जबकि यहाँ पर बाई तो है, लास्ट में बाई तो है, परंतु इससे पहले क्या है, वॉवेल है, तो इनमें आप एस लगाओगे। कि इसके बाद ऑब्जेक्ट यानी क्रिया के बाद जो आएगा वो ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट का पता लगाने के लिए हम वाक्य में क्या प्रश्न करते हैं, तो जो जैसे कि मोहन खाना खाता है, तो मोहन क्या खाता है, क्या खाता, तो उसमें क्या आंसर निकल के आया, खाना, यानी कि फूड। तो इस तरह से ये ऑब्जेक्ट हो गया, जिसे हम हिंदी में कर्म कहते हैं। क्रिया का सीधा संबंध कर्म से होता है। तो इसी तरह से आगे देखिए अदर वर्ड्स। अब इनके अलावा अगर कुछ और वाक्य में आता है उसको अदर वर्ड्स में रखेंगे। अदर वर्ड्स यानी अन्य शब्द। अब हम इसके रूल्स और पैटर्न समझ चुके हैं। पहला वाक्य है मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, तो इसमें सब्जेक्ट, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट की अंग्रेजी बनानी है। सब्जेक्ट कौन है, मैं। पुस्तक कौन पढ़ता है, तो आंसर क्या निकल के आ रहा है, मैं की अंग्रेजी क्या है, आई। और पढ़ने की जो वर्ब है, जो मीनिंग है वो क्या है, रीड, वही इसकी फर्स्ट फॉर्म है। तो सब्जेक्ट के ठीक तुरंत बाद, सब्जेक्ट के ठीक तुरंत बाद आपको क्या लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, रीड। उसके बाद देखिए आप वर्ब में एस या ई एस लगाना है। अभी आपको एस या ई एस लगाना है केवल थर्ड पर्सन के सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। और आई कैसा है, आई अभी आपको बताया, आई और बी कैसा है, फर्स्ट पर्सन है, यानी एस या ई एस इसमें नहीं लगेगा। अब इसके बाद क्या रह गया, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट का सीधा संबंध किससे होता है, क्रिया से होता है। यानी पढ़ता हूँ, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, तो आप प्रश्न कीजिए मैं क्या पढ़ता हूँ, तो आंसर क्या निकल के आएगा, पुस्तक। और वैसे भी वाक्य में अब क्या रह गया है, पुस्तक ही रह गया है, तो यहाँ पर आप पुस्तक यानी बुक, इस तरह से। तो मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, आई रीड बुक, इस तरह से इसका ट्रांसलेशन होगा। इसी तरह से हम आगे देखते हैं। हम बाजार जाते हैं, तो वी, ये क्या है, सब्जेक्ट। और जाते हैं यानी गो, फर्स्ट फॉर्म। अब आप कहोगे कि इसके साथ यस या यस लगेगा, नहीं लगेगा, क्योंकि अभी आपको बताया था कि आई और वी फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन के साथ वर्ब में यस या यस नहीं लगना है। तो बी गो, और ये प्रीपोजिशन लगता है गो के बाद हमेशा, गो टू मार्केट। इस तरह से तुम एक पत्र लिखते हो, तो सब्जेक्ट क्या है इसमें, यू, और वर्ब क्या है, लिखते हो, तो है ना, सब्जेक्ट के बाद वर्ब है ना, तो वर्ब फर्स्ट फॉर्म वर्ब की क्या है, राइट। अब एस या एस लगेगा क्या, नहीं लगेगा ना, यू, यानी सेकंड पर्सन में भी एस या एस नहीं लगना है। एस या एस आपको ऊपर देखिए लिखा हुआ है, थर्ड पर्सन के सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगना है। तो यू राइट, अब ऑब्जेक्ट क्या है, अ लेटर, अ लेटर। वे वहां चिल्लाते हैं, तो सब्जेक्ट क्या है, दे। और चिल्लाने, चिल्लाते हैं, ये वर्ब है।
बे वहाँ चिल्लाते हैं, तो सब्जेक्ट क्या है, बे का मीनिंग क्या है, दे है, और इसके सब्जेक्ट के बाद वर्ब आएगी तो वर्ब इसमें क्या है, चिल्लाते हैं, यानी कि क्राई। और ऑब्जेक्ट कुछ नहीं है, यहाँ पर वहाँ आया है, वहाँ, इसको आप ऑब्जेक्ट मान लीजिए या कॉम्प्लीमेंट मान लीजिए या अदर वर्ड्स मान लीजिए। तो वहाँ के लिए जो मीनिंग है वो क्या है, देयर। आप कहोगे कि इसमें IES नहीं लिखा है, जब ये अभी आपको जो एग्जाम्पल बताया था, क्यों नहीं लगाया इसमें यस, क्योंकि सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल है। सब्जेक्ट थर्ड फॉर्म का, सॉरी, सब्जेक्ट जो है वो थर्ड पर्सन का तो है, परंतु है कैसा, प्लूरल है। दे जो है वो थर्ड पर्सन में ही आता है, परंतु ये प्लूरल है, बहुवचन है, तो इसके साथ भी वर्ब में यस या यस नहीं लगेगा। तो अभी तक आपको जिस क्रम से आपको हमने जो नियम बताया था कि यस या यस कहाँ लगता है कहाँ नहीं लगता है, मतलब किस वर्ब के साथ लगेगा किस वर्ब के साथ नहीं लगेगा, तो वो नियम के अकॉर्डिंग ये एग्जाम्पल है। अब आगे ये देखते हैं, वह पतंग उड़ाता है, तो उड़ाता है यानी कि लड़की के लिए ही यहाँ पर वह आया है, तो सब्जेक्ट ही, और उड़ाता है, उड़ाने का मीनिंग क्या है, फ्लाई, फ्लाई, ये है ना। अब देखिए बाई से पहले क्या है, एल है, एल क्या है, कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है। तो इसमें क्या बताया था, जब व्यंजन होगा तो क्या करेंगे, बाई को आई में बदलेंगे और इसमें एस भी लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, क्योंकि सब्जेक्ट आपका थर्ड पर्सन का है और इसके साथ साथ सिंगुलर भी है, एक वचन भी है। तो एस या यस कहाँ पर लगाना है, यहाँ पर आपका दोनों ही नियम यहाँ पर अप्लाई हो रहे हैं। एक तो ये थर्ड पर्सन का सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए इसमें यहाँ पर एस या यस लगेगा। दूसरा ये फ्लाई वर्ब है, और जिसमें कि बाई से पहले व्यंजन है, कॉन्सोनेंट है, जिसको हम बाई को आई में कन्वर्ट करते हैं, और उसके बाद इसमें क्या लगाया, ES। ऑब्जेक्ट क्या है, काइट, पतंग। वह पानी पीती है, पीती है तो लड़की है, तो आपको सब्जेक्ट क्या लगाना है, शी। और पीने का क्या हुआ, ड्रिंक। और इसमें शी के साथ भी एस या एस लगेगा। तो आप देखिए इसमें ओ नहीं है, SH लास्ट में, इस वर्ब के अंत में ना तो ओ है, ना SH है, ना CH है, और ना SS है। तो आपको इसमें क्या लगाना है, S लगाना है, ES नहीं लगाना है। ES केवल उन्हीं वर्ब्स के बाद लगाएंगे जिन वर्ब्स के अंत में SS हो, SH हो, CH हो, CTH हो। ऐसे वर्ब्स के बाद ES लगाना है, या O हो, तो ऐसे वर्ब्स के बाद ES लगाएंगे। इसके अलावा जो वर्ब्स होंगी उसमें S लगाएंगे। हाँ, और बाई से पहले अगर व्यंजन हो यानी कॉन्सोनेंट हो, तो भी इसमें बाई को आई में बदल के ES लगाते हैं, इस तरह से। तो शी ड्रिंक्स वाटर। नेक्स्ट देखते हैं, लड़कियां गाना गाती हैं। तो लड़कियां कैसी हैं, ये भी थर्ड पर्सन में होंगी, लेकिन ये कैसी हैं, प्लूरल हैं। इस लड़कियां जो हैं, ये सब्जेक्ट कैसा होगा, प्लूरल यानी कि बहुवचन। गर्ल्स, और गर्ल्स गाती का मीनिंग क्या होगा, सिंग, और इसमें एस या यस नहीं लगेगा क्योंकि ये प्लूरल है, एक वचन है। अ सॉन्ग, गाना के लिए जो मीनिंग आएगा वो क्या आएगा, सॉन्ग आएगा। मोहन मुझे बुलाता है, तो मोहन भी क्या है, थर्ड पर्सन में है, लेकिन क्या है, नाम है। और जब नाम होता है तो हम वर्ब में यस या यस लगाते हैं। कॉल्स, बुलाता का जो वर्ब है, जो मीनिंग है वो क्या है, कॉल है, और इसके साथ क्या लगेगी, एस लगेगी, क्योंकि हमने जो आपको ES लगाने के जो वर्ब में अंत में जो वर्ड बताए वो इसमें नहीं है।
और मी, बुलाने का इसमें ऑब्जेक्ट होगा मी। तो मोहन मुझे बुलाता है, मोहन कॉल्स मी। तो इस तरह से ये कुछ एग्जाम्पल हैं। आप किसी और बुक से भी इसकी और एक्सरसाइज कर सकते हैं और इसको और अधिक कर सकते हैं। नहीं, आप करिए, प्रैक्टिस कीजिए आप इसकी। आपने इसके नियम समझ लिए हैं। अब अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो तो इसको लाइक एंड शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल के लिए नए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए।